एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर किस्म का था, जो दिन भर सोता रहता था। उसे जरा भी अपनी घर गृहस्थी की परवाह नहीं थी। उसे बस दिन भर सोना, इधर उधर घूमना अच्छा लगता था। सुरेश की एक माँ थी जिसका नाम गीता था। उसके पिता का कई वर्षों पहले ही निधन हो गया था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई थी। वह दिन रात मेहनत कर कर जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अपने बेटे के इस व्यवहार के कारण वह अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान होती थी। वह एक दिन अपने बेटे सुरेश से, यह लड़का मैंने कितना समझाया, लेकिन सब बेकार। इसके कोई बात ठीक से दिमाग में घुसती ही नहीं है। बेटा, जीवन सिर्फ आराम करने के लिए ही नहीं होता। आराम के साथ साथ काम करना भी जरूरी है। अगर तुम ऐसे ही आलसी बने रहोगे तो आगे कैसे अपना जीवन गुजारोगे? अरे माँ, आप मेरी चिंता कर कर यो समय बर्बाद मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी बड़े ही सुख और मस्ती से जी रहा हूँ। उन्होंने सुरेश को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से उसकी माँ की आंखों में निराशा और चिंता स्पष्ट झलकती थी। अरे बहन मोनालिसा, ये लड़का तो कभी काम की सुनता ही नहीं। दिन भर बस आराम और आलस से भरा रहता है, या फिर इधर उधर घूमता फिरता है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। देखो गीता, इसका तो अब एक ही उपाय है कि तुम इसकी शादी कर दो। तब इसके सिर पर जिम्मेदारी आएंगी तो शायद इसकी आलसी आदतें छूट आएंगी। तुम सही कह रही हो। जब तक इसके सिर पर जिम्मेदारी नहीं आएंगी तब तक ये नहीं सुधरेगा। मैं इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा ही देती हूँ। कुछ ही दिनों में गीता ने अपने बेटे सुरेश की शादी एक नीलम नाम की लड़की से कर दी थी। नीलम देखने में काफी सुंदर और मन अच्छी लड़की थी। तभी उसकी माँ अपने मन में सोचती है, नीलम जैसी लड़की के इस घर में आने से मुझे लगता कि अब सुरेश का आलस दूर हो जाएगा और वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। शादी के बाद भी सुरेश की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि वो पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। अपने पति की ऐसी गलत आदतों के कारण नीलम काफी दुखी होती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। इस कामचोर पति से मैं रोज इतना मेहनत करती, लेकिन ये है कि बस दिन भर सोना। पता नहीं कितनी नींद आती है इनकी। ये आदत कभी जाएगी कि भी नहीं। ऐसा कुछ समय तक चलता रहता है। फिर एक दिन नीलम अपनी सास गीता से कहती है, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, मगर अब मुझसे यह दुख बर्दाश्त नहीं होता। आपने अपने आलसी निठल्ले बेटे की शादी मुझसे करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आखिर कब तब मैं यूं ही ये सब सहती रहूंगी। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर क्या कह दिया सुरेश ने तुमसे जो तुम इस तरह चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? वो दिनभर बस घर में ही पड़े रहते हैं ना, तो उन्हें मेरी कोई परवाह है और ना कोई काम दाम करते हैं। भला ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो ऐसा पति चाहेगी? मेरी किस्मत ही खराब थी जो इस घर में मेरी शादी हुई। तो तुम अब चाहती क्या हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे, जिससे आगे हमारे जीवन में कोई परेशानी ना हो। बेटी नीलम, तुम सुरेश की पत्नी हो। तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो मान जाए। मैं तो उन्हें समझाकर थक चुकी हूँ। उन्होंने मेरी बात कभी सुनी ही कहा है। उन्हें कभी सोने या इधर उधर पागलों की तरह घूमने के अलावा फुर्सत मिली हो, तभी तो वो मेरी बात सुनेंगे। इसी तरह दिन बीतते गए, मगर सुरेश की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन सुरेश की मां की अचानक तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से नीलम और भी अधिक शोक में चली जाती है। उसकी मां के जाने के बाद सुरेश को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। आपको कोई लाज शर्म है भी कि नहीं? सारे गांव के आदमी सुबह होते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां खुशी से अपना जीवन जीती हैं, लेकिन मेरी हालत इस घर में आकर इतनी खराब हो गई है कि चैन से जीना तो दूर,
अब सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ये तुम कैसी बात कर रही हो नीलम? तुम्हें पता भी है मैं कब से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे काम देता ही नहीं। कोई तुम्हें काम नहीं देता तो क्या तुम खुद का कोई काम भी नहीं खोल सकते, या फिर इसको भी कोई तुम्हें खोलने नहीं देगा? अरे तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर लोग भी मेरे आगे पीछे घूमा करेंगे। अब बस भी करो, तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम बच्चे नहीं रही जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई बचा नहीं जो तुम मुझे इस तरह डांट रही हो। थोड़ी तो इज्जत किया करो मेरी, कि वो भी तुमसे नहीं होती। इज्जत? वो भी तुम्हारी? जो आदमी अपने घर की जिम्मेदारी न समझ पाए, भला ऐसे आदमी की कोई इज्जत भी कर सकता है? नीलम, इतना भड़कने की भी क्या जरूरत है? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी इज्जत नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर मेरा एक काम कर दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मुझे काफी तेज भूख लग रही है, जरा मेरे लिए खाना लगा दो। तुम्हें खाना मांगने में जरा भी शर्म नहीं आ रही? कल से घर में खाने के लिए थोड़ा सा भी अनाज नहीं है, फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं? अगर अब भी तुम्हारी आंखों में जरा सी शर्म बची हो तो जाओ कहीं जाकर काम करो, ताकि घर में शाम को खाना बन सके। नीलम की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुरेश घर से बाहर निकलता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो ना कोई काम है और ना ही पैसा। अब तक तो उधार मांगकर काम चला रहा था, अब तो उधार के नाम पर लोगों ने भी ताना देना शुरू कर दिया है। इस समय तो बस विष्णु भाई ही हमारी सहायता कर सकता है, उसने कभी भी मुझसे पैसों के लिए मना नहीं किया है। फिर सुरेश विष्णु के घर की तरफ चल देता है। अरे विष्णु भाई, कैसे हो? आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। घर के हालात बहुत खराब हैं, कुछ उधार पैसे मिल जाए तो मैं आज घर के लिए राशन ले आता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पैसों को मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। सुरेश, मैंने तुझे पहले भी कई बार पैसे उधार दिए हैं, लेकिन तूने कभी पैसों को वापस करने की कोशिश भी की। इस गांव में ऐसा शायद ही कोई होगा जिससे तुमने पैसे उधार ना लिए हो। भाई, इस बार सच में हालात काफी खराब है, बस इस बार थोड़ी सी मदद कर दो। बातें बनाने में तो तुम बहुत ही माहिर हो, लेकिन एक बार भी तुमने कभी अपने मन में सोचा है कि तुम कब तक ऐसे ही दूसरों के भरोसे अपना जीवन गुजारोगे? अब तुम्हारी शादी हो चुकी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक तुम्हारी पत्नी कहीं तुम्हें छोड़कर न चली जाए। देखो भाई, मैं ये पर तुम्हारी बेफिजुल बातों को सुनने नहीं आया। अगर तुम्हें पैसे देने हैं तो दो, वरना मत दो। जैसा भी होगा मैं देख लूंगा। सुरेश की ऐसी बातें सुनकर विष्णु को उस पर गुस्सा आ जाता है। देखो सुरेश, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक नंबर के धोखेबाज और मक्कार किस्म के आदमी हो। तुम्हारा मन पैसे लेकर वापस करने करता ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जाओ, किसी और से पैसे मांगना। विष्णु के मुंह से ऐसे ताने सुनकर वो अपने घर की तरफ निकल गया, लेकिन उसके कदम भारी थे, इसलिए वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो पेड़ के नीचे बैठा ही था, तभी वो देखता है कि जमींदार अपने आदमियों को लेकर उसकी तरफ आ रहा था। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ रही है? जमींदार जरूर पैसों के लिए ही मेरे पास आ रहा है, पर मैं इससे क्या कहूं? मैं तो पहले से मुसीबत में हूं। सुरेश, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं और तू यहाँ बैठा है। अच्छा हुआ मेरी नजर तुझ पर पड़ गई। तूने कब से मुझे पागल बना रखा है। जब भी पैसे देने की बारी आती है तो तू कहीं ना कोई बहाना लगा देता है, लेकिन आज तेरी कोई बहाने बाजी नहीं चलेगी। आज तो तुझे पैसे देने ही होंगे, वो भी सूद सहित। जमींदार जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मैं बहुत ही परेशानी में हूँ। घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी एक एक पाई वापस लौटा दूंगा। आज मैं अपने पैसे लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब का दे चुका होता, लेकिन तुझे बहाने बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। तेरे जैसा नालायक और कामचोर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो इस धरती पर एक बोझ है। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर सुरेश समझ गया कि आज तो जमींदार उसे छोड़ेगा नहीं। जमींदार जी, बस एक मौका दे दीजिए, मैं जल्द ही आपके सारे आपसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, मारो इसे। इसके तो हर बार यही बहाने होते, और जब तक इसे मारना तब तक इसे इसकी औकात याद ना आ जाए, ताकि ये किसी पैसे उधार मांगने से पहले 100 बार सोचे। जमींदार के आदमी सुरेश को मारने ही वाले थे कि तभी उसकी पत्नी नीलम वहां आ जाती है। जमींदार जी, इन्हें आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्द ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। कृपया इन्हें मत पीटिए।
नीलम, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर कर इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन सुन लो, अगर 1 महीने के अंदर मेरे सारे पैसे वापस नहीं लौटाए तो इसका अंजाम तुम्हारे पति के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर जमींदार अपने घर चला जाता है। कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही बचती फिरूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर जमींदार के पैसे नहीं लौटाए तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। शायद भाग्यवान सही कह रही है। अगर मैंने जमींदार को पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो मेरी हालत पहचानने लायक नहीं छोड़ेगा। मगर मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। वैसे हमारे पास 2 बैल हैं। अगर मैं एक बैल को जमींदार को दे दूं तो शायद वो मुझे कुछ और महीनों की मोहलत दे दें। अगले दिन सुरेश बेल की पेशकश करने के लिए जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, मैं आपके पैसे अभी नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, लेकिन मेरे पास एक बैल है, वो मैं आपको दे दूंगा। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपने बैल को ले जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं सुरेश, ये काम तुम पहले ही कर देते तो मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जाओ और अपना बिल मेरे पास छोड़ जाओ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो अपना बेल ले जाना। जमींदार जी, आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दो ताकि बैल को लाने में कोई परेशानी ना हो। जमींदार अपने एक आदमी को सुरेश के साथ भेज देता है। सुरेश 2 बैलों में से एक बैल उस आदमी को दे देता है और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सुरेश अपनी पत्नी के पास जाकर उससे कहता है, नीलम, आज मैंने जमींदार जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी भी हमारे पास पैसे मांगने नहीं आएंगे। मगर तुम्हारे पास तो पैसे थे ही नहीं, फिर तुमने जमींदार का कर्ज कैसे चुका दिया? भाग्यवान मैंने अपना एक बैल जमींदार को दे दिया ताकि वो हमें परेशान न करे। अपने बेल को जमींदार को देकर तुम इसे अपनी होशियारी मान रहे हो? तुम एक नंबर के मूर्ख हो। क्यों, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? जमींदार का कर्ज तो एक दिन चुकाना ही था। तुमने अपना एक बैल जमींदार को दे दिया, मगर एक बार ये नहीं सोच कि हम एक बैल से अपने खेत की जुताई कैसे करेंगे। पता नहीं किस जन्म की मुझे सजा मिली जो तुम जैसा नालायक पति मिला। भाग्यवान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मेरे मन में विचार आया ही नहीं कि आज बेल से हम अपना खेत कैसे जुटेंगे। मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे कुछ सुनना है। मुझे तो बस मेरा बेल वापस चाहिए। किसी भी हालत पर तुम जाओ और जमींदार से मेरा बेल वापस लेकर आयो। सुरेश दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है। सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह घर से काफी दूर आ गया तो वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर से उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि अब हालात को कैसे काबू किया जाए। तभी उसे एक आवाज आती है। वो तुरंत खड़ा होकर चारों तरफ देखता है। तब उसे एक रिसीवर बेहोशी की हालत में दिखाई दिए। सुरेश ने जैसे तैसे कहीं से पानी की तलाश की और रिसीवर के ऊपर डाला और उन्हें पानी पिलाया, जिससे रिसीवर को होश आ जाता है। बेटे, तूने मुझसाए साधु की रक्षा की, मैं तुम्हारा आसान कभी नहीं भूलूंगा, मगर मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। सहायता? कैसी सहायता? मुझे सब पता है बेटा। तेरे बारे में गांव के जमींदार के पास तेरा बेल है और तूने सारे गांव वालों से काफी कर्ज ले लिया है, जिस वजह से तेरी पत्नी तुझसे काफी नाराज है और तेरे मन में भी बस यही विचार चल रहे हैं कि इन सारी मुसीबतों से कैसे छुटकारा मिले। रिसीवर, आपकी सारी बातें सच हैं, मगर मैं इस सब का कोई हल नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। चिंता मत करो बेटे, हर समस्या का हल होता है। भगवान पर भरोसा रख और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चल। रिसीवर, आप कैसे भी कर कर मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दो। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुझे कुछ बीज देता हूं। तुझे इन बीजों को अपनी मेहनत और ईमानदारी से सींचना है। जितना तुम इनकी देखभाल करोगे उतना ही ये तुम्हें अच्छी फसल देंगे और उसके साथ में तुम्हारे शरीर में अब कोई आलस नहीं रहेगा। ये मेरा वरदान है। और फिर सुरेश उस रिसीवर का धन्यवाद कर कर अपने घर की तरफ निकल आता है। अगली सुबह जब नीलम उठकर देखती है तो सुरेश बिस्तर पर नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए खेत पर पहुंच जाती। वह देखती है कि सुरेश अब अकेले ही खेत में मेहनत कर रहा है। यह सब देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। धीरे धीरे यह खबर सारे गांव में फैल जाती है कि सुरेश बिना बैलों की सहायता से अपने खेत को जोत रहा है और उसमें फसल लगा रहा है। ए जी, ये आपको क्या हो गया है?
पहले तो तुम दिन भर आलसी बनकर दिन भर सोते ही रहते थे, फिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो आपने सारा खेत कर उसमें फसल भी लगा दी, वो भी बिना बैलों की सहायता से। ये सब तो उन रिसीवर की सहायता से हुआ है जो मुझे जंगल में मिले थे। फिर सुरेश सारी घटना के बारे में नीलम को बताता है। वह भी इस बात को सुनकर काफी खुश होती है। जब अगले दिन वो अपने खेत में जाते हैं तो वे देखकर हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके खेत में गेहूं की चमचमाती हुई फसल ठाड़ी है। यह सब देखकर वो काफी खुश होते हैं। ए जी, ये चमत्कार से कम नहीं है। कल तक तो हमारा खेत यूं ही बंजर पड़ा था और अब देखो कैसे फसल लहलहा रही है। हाँ नीलम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब उन रिसीवर की ही माया है। हाँ जी, अब हम अपनी फसल को बेचकर अपने बेल को वापस ले आएंगे और अब हमें भूखे पेट भी नहीं सोना पड़ेगा। सुरेश अपनी फसल को गांव के सरपंच को बेच देता है। सरपंच उसे फसल के ठीक ठाक पैसे दे देता है। सुरेश तुरंत ही पैसे लेकर जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार जी, ये लो आपके पैसे और मुझे मेरे बेल को वापस कर दो। कल तक तो तुम्हारे पास खाने के लिए राशन नहीं था और आज इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? इससे तुमको क्या, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल गए ना। अब मुझे मेरा बेल वापस करो। जमींदार सुरेश के बेल को वापस कर देता है। सुरेश अपने बेल को वापस पाकर बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।